मूवी की शुरुआत होती है एक गाने से, जिसमें हमें सबके चहेते मनोज वाजपेयी को दिखाया जाता है। इस मूवी में उनका नाम पीसी सोलंकी है, जो पेशे से एक वकील हैं और अपने काम के प्रति बहुत ही निष्ठावान और ईमानदार भी हैं। अब कहानी जाती है 2013 में, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल की है, जो पुलिस को अपना बयान दे रही होती है। दरअसल इस लड़की का नाम नू सिंह है, जो अपने माता पिता के साथ वहां आई हुई थी। यहाँ वो अपने साथ हुए शारीरिक उत्पीड़न के बारे में पुलिस को सब कुछ बताती है, जिसकी बातें सुनकर पुलिस समझ जाती है कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है। इसलिए पुलिस उस लड़की पर पोक्सो एक्ट लगाकर उसको चेकअप के लिए भेज देती है और आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लेती है। अभी मैं आपको बता दूं कि पोक्सो एक ऐसी धारा है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति उनको संरक्षण प्रदान करती है, जिसके सभी मामलों की सुनवाई एक विशेष अदालत में होती है। साथ ही पीड़ित बच्चों को माता पिता के साथ ही रखा जाता है और सभी संबंधित कार्यवाही को कैमरे में रिकॉर्ड भी किया जाता है। अब आते हैं मूवी की तरफ, जहां 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में पुलिस बाबा जी के आश्रम जाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि आरोपी कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस बाबा होते हैं, जिसके लाखों करोड़ों भक्त होते हैं। गिरफ्तारी होते ही ये खबर पूरी मीडिया में आग की तरह फैल जाती है और ये खबर सुनते ही बाबा जी के भक्त भी अब आग बबूला होने लगते हैं। अब मूवी में हम देखते हैं कि मनोज वाजपेयी यानी पीसी सोलंकी, जो कि अपने बेटे के साथ पूजा कर रहा होता है और अपने बेटे को भगवान की कहानी सुना रहा होता है। उधर बाबा जी को कोर्ट में लाया जाता है, जहां पहला सेशन शुरू होता है। यहाँ बाबा जी के ऊपर काफी सारे इल्जाम लगाए जाते हैं, लेकिन बाबा का वकील कहता है कि पुलिस ने बिना जांच किए ही बाबा जी को अरेस्ट कर लिया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे री इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन नू का वकील अपने सभी सबूतों को पेश करता है और 15 दिन की पुलिस रिमांड पर बाबा जी को भेजने के लिए जज साहब को मना ही लेता है और यहीं से बाबा जी को 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है। जिसके बाद बाबा का बेटा बाबा के वकील यानी शर्मा को फोन करता है और कहता है कि आपने तो पहले ही सेशन में हार मान ली, आप तो 15 दिन की रिमांड तक नहीं रोक पाए। इस पर वकील समझाता है और कहता है कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, थोड़ा सब्र रखो, मैं बेल दिलवा दूंगा। फिर अगले सीन में हम नू के वकील को देखते हैं, जो नू के पिता के साथ एक रूम में होता है। पहले वो बाबा के जेल जाने की खुशी में उन्हें बधाई देता है और कहता है कि बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान को हथेली पर रखकर इस केस को लड़ रहा हूँ, इसलिए इस केस से जुड़ी कोई भी जानकारी मेरे अलावा किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। तभी नू के फादर चार्जशीट की कॉपी मांगते हैं और वो वकील कहता है कि वो मेरे पास है और सेफ है, आप चिंता मत करो, हम जल्दी ही इस केस को जीत जाएंगे। अब ऐसा बोलकर वकील वहां से निकल जाता है। तभी वो वकील नीचे आकर बाबा के लोगों से बात करने लगता है, जहां उसे इस केस को रफा दफा करने के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। वो तुरंत इसके लिए हाँ कर देता है, लेकिन तभी ये सारी बातें नू का फादर सुन लेता है और समझ जाता है कि ये भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है। अब वो पुलिस स्टेशन जाकर एक लेडी पुलिस को ये सारी बातें बताता है, जिसका नाम चेतना होता है। चेतना कहती है कि मैं एक वकील को जानती हूँ जो आपकी इस केस में मदद कर सकते हैं। फिर नू और उसकी फैमिली पीसी सोलंकी से मिलते हैं। वैसे तो सोलंकी को न्यूज के जरिए इस केस के बारे में जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन डिटेल में जानने के लिए वो एक एक करके तीनों को अपने कैबिन में बुलाकर सवाल करते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। यहाँ हमें पता चलता है कि नू किसी हॉस्टल में पढ़ रही थी, लेकिन एक रात जब अचानक से उसके पेट में दर्द हुआ तो उसने इसकी खबर हॉस्टल के वार्डन को दी और वार्डन ने उससे कहा कि ये कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है और बेहतर होगा कि तुम बाबा जी के आश्रम में जाकर उनसे मिलो, जिससे तुम जल्दी ही ठीक हो सकोगी। साथ ही ये सारी बातें वार्डन नू के माता पिता को भी बताती है। अब यहाँ नू के पेरेंट्स पूरी श्रद्धा के साथ अपनी बच्ची को लेकर बाबा जी के दिल्ली आश्रम जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि बाबा जी जोधपुर में हैं। फिर वो अपनी बेटी को लेकर जोधपुर आश्रम जाते हैं, जहाँ बाबा देखते ही बोलता है कि बिटिया पर कोई काला साया है, इसलिए हमें इसकी शुद्धि करानी होगी। इसलिए वो नू की फैमिली को आश्रम में ही रुकने के लिए बोलता है और फिर नू को अपने साथ एक कमरे में लेकर जाता है और कहता है कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, तुम मेरी भक्त बन जाओ, बड़े बड़े लोग मुझसे आशीर्वाद लेने आते हैं। और ऐसे ही बातों बातों में वो उस कमरे का गेट बंद कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। नू चिल्लाती है, लेकिन बाबा उसके मुंह पर हाथ रख देता है ताकि आवाज बाहर ना जा सके और उसके साथ बलात्कार करने लगता है। तब वापस आकर नू अपनी आप बीती अपने पिता को बताती है, जिसके बाद नू के पिता बाबा के आश्रम में जाते हैं, जहाँ उसके पिता को आश्रम के गेट से बाहर ही निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और FIR दर्ज करवाता है। अब सोलंकी नू की ये सारी बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और लिखते लिखते रुक जाता है। फिर वो नू का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि तुम और तुम्हारे माँ बाप ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, तुम फिक्र मत करो, हम इस जंग को जरूर जीत जाएंगे। अब यहाँ पर जब नू के पेरेंट्स सोलंकी से उसकी फीस के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि बिटिया की प्यारी सी मुस्कान ही मेरी फीस है। अब अगले दिन कोर्ट में फिर से कार्रवाई शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि बाबा के ऊपर IPC की बहुत सारी धाराएं और पोक्सो एक्ट लगा होता है। यहाँ बाबा का वकील शर्मा कोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करता है और जज को बताता है कि नू नाबालिग नहीं है बल्कि बालिग है और इन सब का कोई फर्जी सबूत जज को दिखाने लगता है।
दरअसल शर्मा नहीं चाहता था कि बाबा के केस की सुनवाई पोक्सो एक्ट के तहत हो, क्योंकि पोक्सो एक्ट में बेल मिलना एक तरह से नामुमकिन होता है। इस पर सोलंकी पोक्सो एक्ट के रूल बताने लगता है और कहता है कि ये सब माननीय नहीं है, और जज को नूह के 10वीं के सर्टिफिकेट दिखाता है जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ 1996 होती है, जिससे कि ये साबित होता है कि ये एक नाबालिग है। दरअसल सोलंकी नहीं चाहता है कि बाबा को बेल मिले, क्योंकि अगर बाबा को बेल मिल गई तो ये सभी बाबाओं की तरह देश छोड़कर फरार हो जाएगा। और सोलंकी के इन सभी सबूतों को देखने के बाद जज साहब बेल नहीं देते। अब बाबा ये सब सुनकर और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है। इधर सोलंकी नूह के पिता को फोन करता है और बोलता है कि जिसको तुमने इस केस के बारे में बताया है, हो सकता है कि उन सभी को आकर कोर्ट में गवाही देनी पड़े। तुम नूह के स्कूल जाकर सभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना शुरू कर दो। और नूह के पिता ऐसा ही करते हैं। अब सोलंकी को अगले दिन न्यूज़पेपर से पता चलता है कि बहुत ही मशहूर वकील राम चंदावनी उस बाबा का केस लड़ने वाले हैं। यहाँ सोलंकी खुद राम चंदावनी का बहुत बड़ा फैन होता है। अब कहानी जोधपुर कोर्ट से शुरू होती है, जहाँ चंदावनी बोलता है कि दिल्ली पुलिस ने जो भी प्रोसेस फॉलो किया है वो सारा का सारा गलत है। पहले मेडिकल चेकअप किया जाता है और फिर एफआईआर दर्ज की जाती है, जबकि पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हालांकि मेडिकल टेस्ट से पता चला है कि सेक्स तो हुआ ही नहीं है, इसीलिए मैं कोर्ट से अपील करता हूं कि मेरे क्लाइंट बाबा जी को छोड़ दिया जाए। लेकिन इस पर सोलंकी बोलता है कि शायद मेरे सीनियर वकील साहब ये नहीं जानते कि पोक्सो एक्ट में ये जरूरी नहीं है कि किसी नाबालिग का रेप हुआ हो। अगर आप नाबालिग के प्राइवेट पार्ट को टच भी करते हैं तो इसे पोक्सो एक्ट के तहत ही समझा जाएगा, और इसी एक्ट के तहत पहले विक्टिम का मेडिकल टेस्ट होता है और बाद में एफआईआर दर्ज होती है। अब इन सब दलीलों को सुनने के बाद जज फिर से बाबा को बेल देने से मना कर देते हैं। इसके बाद बाबा के कुछ लोग सोलंकी के घर आकर सोलंकी को घूस देने की बात करते हैं, लेकिन सोलंकी उनको पुलिस का डर दिखाकर वहां से भगा देता है। फिर हमें जोधपुर कोर्ट का सीन फिर से दिखाया जाता है, जहाँ एक सज्जन नाम का आदमी बाबा को भगवान मानता था। वो भी बाबा के खिलाफ बयान देता है और कहता है कि मैंने बहुत बार बाबा को लड़कियों के साथ गलत हरकत करते हुए देखा है, लेकिन कभी इनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर नूह के पिता अपना बयान देते हैं कि मैं बाबा को बहुत मानता था, मैं बाबा को अपनी कमाई का हमेशा कुछ हिस्सा चढ़ाया करता था ताकि मेरे शहर में भी बाबा जी का आश्रम बन सके। फिर नूह को कटघरे में बुलाया जाता है और शर्मा उससे पूछता है कि आप बाबा को कब से जानती हो। नूह जवाब देती है कि बचपन से मेरे पापा मुझे बाबा के प्रवचन सुनाने ले जाया करते थे। शर्मा और भी बहुत सारे सवाल पूछता है ताकि वो नूह को भटका सके, लेकिन नूह सारे सवालों का जवाब बड़े हिम्मत के साथ देती है। यहाँ शर्मा के हाथों कुछ नहीं लगता। वहीं दूसरी ओर नूह के हौसले को देखकर काफी लोग बाबा के बेटे के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर देते हैं कि इसने भी कई लड़कियों के साथ बलात्कार किया है। फिर अगले दिन जब एक विटनेस रास्ते से जा रहा था, तभी बाबा के कुछ लोग उसके चेहरे पर एसिड डाल देते हैं। जब अगली सुबह सोलंकी ये न्यूज पढ़ता है तो वो काफी डर जाता है, और जब वो कोर्ट जाने के लिए अपने घर से निकलता है तो अपने स्कूटर के शीशे में देखता है कि 2 लोग उसका पीछा कर रहे हैं। सोलंकी तुरंत पुलिस को देखकर उन्हें आवाज लगाता है और उन आदमियों से बच निकलता है। वही फाइनली पुलिस की 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद बाबा के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब कुछ महीनों बाद कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू होती है, तो सोलंकी सबसे पहले एक लेडी प्रिंसिपल को कटघरे में बुलाता है। ये वही प्रिंसिपल होती है जिससे शर्मा ने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जो मूवी के स्टार्टिंग में शर्मा ने कोर्ट को नूह के बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर पेश किए थे। यहाँ सोलंकी कुछ डॉक्यूमेंट पेश करता है और काफी लंबी बहस के बाद वो कोर्ट में ये साबित कर देता है कि नूह सिंह ने कभी उस स्कूल में पढ़ाई की ही नहीं जहां का शर्मा ने सर्टिफिकेट दिखाया था। और फिर शर्मा एक और बंदे को कटघरे में बयान देने के लिए बुलाता है और वो बोलता है कि पहले तो मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन एक छोटी सी बच्ची का हौसला देखकर मुझ में भी हिम्मत आई है और इसी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। वो बताता है कि बाबा के आश्रम से काफी लोग मेरी दुकान पर जड़ी बूटियां लेने आते थे और वो जड़ी बूटी आदमी की ताकत को बढ़ाती है। अब ये सुनकर शर्मा जी भी परेशान होने लगते हैं। जब सब कोर्ट से बाहर आने लगते हैं तब एक आदमी उस आदमी को पेट में चाकू मार देता है जिसने अभी कोर्ट में बयान दिया था, और अब ये सब देखकर सोलंकी भी बहुत डर जाता है। इसके बाद एक पुलिस वाला जो सोलंकी को जानता है वो सोलंकी को फोन करके सोलंकी को सेफ रहने की हिदायत देता है और साथ ही उसकी फैमिली के लिए भी बॉन्ड करता है। वो पुलिस वाला सोलंकी को पुलिस स्टेशन में बुलाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि इस केस से जुड़े हुए जितने भी विटनेस हैं वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तब वहाँ का एसपी सोलंकी से बोलता है कि जितने भी विटनेस हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और उन सभी को पुलिस प्रोटेक्शन देने को बोलता है। यहाँ सोलंकी और नूह की फैमिली को भी पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाती है। फिर एक रात नूह सोलंकी के पास आती है और पूछती है कि क्या मैंने कोई गलती की है। अब नूह को टूटते हुए देख सोलंकी कहता है कि ये समय दुपट्टे के पीछे चेहरा छुपाने का नहीं है, बल्कि इसको कमर के चारों तरफ मजबूती से बांधकर माँ काली की तरह लड़ने का है। वो बहुत अच्छे से नूह को मोटिवेट करने की कोशिश करता है। अब फिर से हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ शर्मा फिर से वही स्टेटमेंट कहने को बोलता है कि स्टार्टिंग से एंड तक आखिर क्या हुआ था। और फिर उसका बयान सुनने के बाद वो पूछता है, अच्छा बताओ कमरे का नक्शा कैसा था, वहां की दीवारों का रंग कैसा था, यहाँ तक कि बेडशीट का रंग क्या था। मतलब वो उससे उल्टे सीधे सवाल करने लगता है। अब नूह को भी जितना याद था वो बता देती है,
लेकिन इसका फायदा उठाकर शर्मा जज साहब को बोलता है कि देखा आपने, इसने कैसे अपना बयान चेंज कर दिया। इसने पुलिस कंप्लेन में कुछ और बताया है और यहाँ कुछ और बता रही है। तभी सोलंकी खड़े होकर बोलता है कि जज साहब, ये सब इस छोटी बच्ची पर बीत रहा था। बच्ची शौक में थी। कोई कैसे इतना बड़ा हादसा होने के बाद ये सब याद रख सकता है, और ये तो एक छोटी सी बच्ची है, इसको इस सदमे से निकलने में अभी समय लगेगा। तभी नू भी बोलती है कि मैं बाबा को अपना भगवान मानती थी, मुझे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा कि बाबा ने मेरे साथ ये सब किया है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बाबा के आदमियों ने एक और विटनेस को गोली मार दी है, और इसकी खबर मिलते ही सोलंकी अपने असिस्टेंट को बोलता है कि तुम्हारी अभी कुछ दिन की छुट्टी है, तुम अपने गाँव चले जाओ ताकि वो सेफ रह सके। फिर अगले दिन कोर्ट की सुनवाई में हम देखते हैं कि वेंकटेश्वर नाम का एक बहुत बड़ा वकील बाबा की तरफ से यहाँ केस लड़ने के लिए आता है, लेकिन सोलंकी कहता है कि बाबा ने नए वकील के बारे में कोई भी जानकारी कोर्ट को नहीं पेश की। इस पर वेंकटेश्वर स्वामी बोलता है कि वो अपने मन से आया है और उसके पास कुछ सबूत भी है, लेकिन सब कुछ देखने के बाद भी जज साहब बाबा को बेल देने से मना कर देते हैं, जिसके बाद अब बाबा का केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है। यहाँ बाबा का वकील जज को बोलता है कि बाबा को एक दिमागी बीमारी है जिसका इलाज इंडिया से बाहर ही हो सकता है, तो इसके लिए बाबा की बेल को मंजूरी दिया जाए। तभी सोलंकी बोलता है कि ऐसे ही सेम बीमारी एक सेलिब्रिटी को भी थी, लेकिन उसका इलाज इंडिया में ही हो गया था, तो बाबा का इलाज भी इंडिया में हो सकता है। और वैसे भी बाबा का जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है वो 4 साल पुराने हैं। जिसके बाद जज अपना फैसला सुनाते हुए बाबा को फिर से एक मेडिकल चेकअप करवाया जाता है। वहीं आगे बाबा का मेडिकल चेकअप होता है और उसकी रिपोर्ट से ये पता चलता है कि बाबा को ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं, जिसके चलते एक बार फिर से बाबा की बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इतनी सारी जद्दोजहद के बाद अब आता है सीन सीधा 5 साल के बाद, यानी फाइनल जजमेंट की, जहां जज दोनों वकीलों को अपना फाइनल स्टेटमेंट देने को बोलते हैं। शर्मा बोलता है कि बाबा ने बहुत सारी संस्थाएं बनवाई हुई हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, अनाथालय वगैरह, और अगर बाबा को जेल में डाल दिया गया तो ये सारी संस्थाएं बंद हो जाएंगी और गरीबों के सर पर से बाबा का साया उड़ जाएगा। वो सब आखिर कहाँ जाएंगे? मैं चाहता हूँ कि जज साहब आप जो भी फैसला दें उसमें आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। अब बारी आती है हमारे सोलंकी जी की कि जज साहब, हम सभी ने देखा है कि पोक्सो एक्ट को हटवाने के लिए कैसे कैसे झूठे डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, कैसे एक एक करके इतने सारे विटनेस को मार दिया गया, और कुछ तो आज भी मिसिंग हैं, जिनका कुछ अता पता ही नहीं है। ये केस लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, जहां एक बाबा ने बेचारे भोले भाले लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, और ये अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं। यहाँ मैं आपको रामायण से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूँ कि रावण की जब आखिरी सांसें चल रही थी तब वो भगवान शिव का नाम ले रहा था, लेकिन बावजूद उसके उसे मोक्ष नहीं मिल सका। वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था, उसने शिव से माफी भी मांगी, लेकिन उन्होंने रावण को माफी नहीं दी। जब माता पार्वती ने इसका कारण पूछा कि शिव जी ने बताया कि पाप 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पाप, जो जाने अनजाने में लोगों से हो जाता है, जिसकी माफी मिल सकती है। वहीं दूसरा होता है अति पाप, जिसमें हत्या करने से लेकर लालच और भी जघन्य अपराध हो सकते हैं, लेकिन इसकी भी माफी मिल सकती है। वहीं तीसरा होता है महापाप, जिसकी कभी कोई माफी नहीं होती। जैसे रावण ने अपने ही देश में माता सीता का अपहरण किया होता तो इसकी माफी उसको मिल सकती थी, लेकिन उसने उनका अपहरण एक साधु के भेष में किया, और अकेले रावण की इस हरकत की वजह से सारे साधुओं पर उंगली उठाई गई, और आज उसी रावण का काम इस बाबा ने भी किया है। अब सारे सबूतों को देखते हुए जज साहब उस बाबा को उम्र कैद की सजा सुना देते हैं, और फाइनली नू सिंह और उसके माता पिता को इंसाफ मिल ही जाता है। और इसी के साथ होता है इस मूवी का दी एंड। दोस्तों, इस मूवी में मनोज वाजपेयी का रोल बहुत ही दिलचस्प दिखाया गया है। उन्होंने कोर्ट में जो भी डायलॉग्स बोले हैं वो काबिले तारीफ है, और मेरी सलाह ये है कि आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें, और ऐसे ही फ्रेश कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।